हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटो क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 पाठ 6 पाठ का नाम है प्राणियों का वर्गीकरण। स्टूडेंट्स के पहले मैंने एक वीडियो बना के रखा है जिसके अंदर मैंने वर्गीकरण का इतिहास, वर्गीकरण के महत्व को और वर्गीकरण से संबंधित सारी बेसिक चीज़ों को बताया हुआ है। यदि आप लोग ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको वर्गीकरण से संबंधित जानकारी आपको समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है प्राणी जगत में वर्गीकरण की नई पद्धति। जैसा कि आप मालूम है आपको, विटाकर की पंच जगत पद्धति थी, तो विटाकर की पंच जगत पद्धति के अनुसार पहले वर्गीकरण किया जाता था, लेकिन अभी प्राणी जगत में वर्गीकरण की नई पद्धति आई है। उस वर्गीकरण के हिसाब से प्राणियों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है पूरे पाठ को समझने के लिए। आगे जाके आप लोगों को मालूम है बहुत सारे फाइलम्स आएंगे, बहुत सारे जगत उप जगत आएंगे, ठीक है ना। आपको मालूम है असंपृष्ठरज्जु प्राणी के 10 संघ हैं, फिर पृष्ठरज्जु प्राणी की भी 3 संघ हैं। उन 3 संघ में वर्टिब्रेटा था, वर्टिब्रेटा के अंदर 5 संघ है। तो इन सारे संघ को समझने के लिए, इन सारे फाइलम को समझने के लिए हमको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। प्राणियों का प्रचलित वर्गीकरण, कन्वेंशन सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, इसको हम लोग न्यू सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। इस सिस्टम में रॉबर्ट विटाकर की पंचगत पद्धति के अनुसार केवल सभी बहुकोशिकीय प्राणियों का समावेश प्राणी जगत में किया गया है, ठीक है ना। रॉबर्ट विटाकर की पंचजगत पद्धति के अनुसार जितनी प्राणी है, जितने बहुकोशिक प्राणी है, उनका समावेश कहां पर किया है? प्राणी जगत में किया गया है। इस पद्धति में प्राणी को वर्गीकरण नीचे दिए गए कसौटियों पर विचार करके किया जाता है। यदि आपको प्राणियों का वर्गीकरण करना है तो यहाँ पर नीचे कुछ कसौटियां दी गई हैं। इन कसौटियों को ध्यान में रखकर हम प्राणियों का वर्गीकरण करेंगे। जैसे पहली कसौटी को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, रचनात्मक संगठन, ठीक है स्टूडेंट्स। रचनात्मक संगठन क्या होता है स्टूडेंट? रचनात्मक संगठन में जीव द्रव संगठन होता है। देखो प्राणी कैसे बनते हैं, आपको मालूम, पहले प्राणी क्या था? जीव द्रव से बना हुआ था, जीव द्रव संगठन। उसके बाद कोशिका बनी, ठीक है ना। प्राणी में सबसे पहले क्या बना? जीव द्रव बना। फिर उसके बाद क्या बना? कोशिका बना। फिर उसके बाद क्या बना? ऊतक बना। फिर ऊतक से क्या बना? अंग बना। अंग से क्या बना? अंग संस्थान बना। अंग संस्थान से क्या बना? पूरा शरीर बन गया, ठीक है। इस तरह से सजीवों का शरीर या प्राणियों का शरीर क्या हुआ? बना हुआ है। पहले जीव द्रव, फिर कोशिका, फिर ऊतक, फिर अंग संस्थान और बाद में जाके पूरा शरीर निर्माण होता है। ये क्रिया कैसे चलती है, ये सारी चीजें हम लोग रचनात्मक संगठन में देखने वाले हैं कि कौन कौन से सजीव हैं जो जीव द्रव द्वारा बने हुए हैं, और कौन कौन से सजीव हैं जो सिर्फ कोशिका से बने हुए हैं, और कौन कौन से प्राणी हैं जो सिर्फ ऊतक से बने हुए हैं, और किन के अंदर अवयव आए थे, अंग आए थे। इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे रचनात्मक संगठन में, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा है शारीरिक समिति, शरीर की समिति। समिति मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? यदि शरीर को किसी भी हिस्से से, किसी प्राणी के शरीर को किसी एक हिस्से से अगर काटा जाए तो उसे 2 समान भाग होते हैं कि नहीं? तो इस तरह समिति, अरीय समिति और द्विपार्श्व समिति, ये 3 प्रकार है शरीर समिति के। आगे हम लोग देखने वाले हैं। इसका जनन स्तर, जनन स्तर में क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे ही शिशु जन्म लेता है, जब शिशु का बर्थ होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि जब शिशु का फलन हो जाता है स्टूडेंट, जब माता की योनि में, या तो उसका फलन हो जाता है डिंब, शुक्राणु का डिंब से, तो उस समय दूसरे दिन जायगोट बन के तैयार होता है। जायगोट बनने के बाद तीसरे चौथे दिन के बाद उसका क्या होता है? 16 कोशिकाएं तैयार होती है। अब ये जब 16 कोशिकाएं तैयार होती हैं, उसके बाद ही जनन स्तर बनना शुरू हो जाता है। यही जनन स्तर आगे क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अलग अलग अंगों को निर्माण करने के लिए मदद करते हैं। हाथ, पैर, आंख, मुंह, जितने भी अंग है, इन्हीं की वजह से निर्माण होती है बॉडी जर्मिनल लेयर, जनन स्तर के माध्यम से। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है, चलिए। देहगुहा, देहगुहा क्या होता है स्टूडेंट्स? जब शिशु का फलन हो जाता है तो चौथे 5वें दिन के बाद उसके शरीर में कैविटी निर्माण हो जाती है। क्या निर्माण होती है? कैविटी। वो जो जितनी भी कोशिका विभाजन रहेंगी सब एक तरफ हो जाएंगी और बीच में क्या हो जाएगा? खाली जगह हो जाएगा, जिससे इसी कहा जाता है ब्लास्टुला कहते हैं, ठीक है। ये देहगुहा के बारे में हमको पढ़ना है कि देहगुहा 3 प्रकार के होते हैं, सत्य देहगुहा, फिर अदेहगुहा, फिर नकली देहगुहा। इसके बारे में लोग डिटेल में पढ़ने वाले। फिर खंडी भवन, जब ये सारी चीजें हो जाएंगी फिर उनका क्या हो जाएगा? खंडी भवन, प्राणी क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देखना, आपको सारी जानकारी समझ में आ जाएंगी। चलिए हम लोग पहला शुरू कर लेते हैं, रचनात्मक संगठन। इसमें पहला पॉइंट है हमारा रचनात्मक संगठन, ठीक है ना।
ये प्राणी जगत वर्गीकरण की नई पद्धति की पहला कसौटी है कि रचनात्मक संगठन क्या रहेगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में। तो पहला देखो जीवद्रव संगठन, ये जीवद्रव संगठन में क्या होगा, एक कोशिकीय सजीव में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, एक कोशिकीय सजीव जितने भी रहेंगे उनके अंदर पाया जाता है, और इसके अंदर जितनी भी जीवन प्रक्रियाएं रहेंगी सब की सब एक ही कोशिका में संपन्न की जाएंगी। तो जीवद्रव संगठन समझ में आ गया। जीवद्रव सजीव वे ग्रुप, मतलब जीवद्रव संगठन वह ग्रुप है जिसके अंदर एक कोशिकीय सजीव पाए जाते हैं और उनकी जीवन की सारी प्रक्रियाएं उसी एक ही कोशिका में संपन्न होती है। श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन, सारी प्रक्रियाएं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये जो हैं ये किस में आ जाएंगे, जीवद्रव संगठन में आ जाएंगे। समझ में आ गया। प्लास्टोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझा स्टूडेंट्स। अगला है शरीर कोशिका स्तर संगठन। शरीर कोशिका स्तर संगठन में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ जाती है। और आप सभी को मालूम है जब बहुत सारी कोशिकाएं जुड़ती है तो ऊतक का निर्माण होता है, लेकिन यहां पर ऊतक का निर्माण नहीं हो पाता है। ठीक है, शरीर कोशिका स्तर में ऊतक का निर्माण नहीं होता। यहाँ कोशिकाएं जुड़ती तो हैं लेकिन ऊतक का निर्माण नहीं हो पाता है क्योंकि वहां पर लूज एग्रीगेट रहता है। मतलब यहाँ पर जो कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी होती है वो बहुत कमजोर बंध के साथ जुड़ी होती है। समझ में आ रहा है, ऊतक की निर्मित नहीं हो पाता है। ठीक है ना। इसके अंदर क्या हो जाएगा, अलग अलग कोशिकाएं रहेंगी, कुछ कोशिकाएं क्या करेंगी, प्रजनन करेंगी, कुछ कोशिकाएं क्या करेंगी, उत्सर्जन करेंगी। अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग जीवन की प्रक्रिया करती हैं। समझ में आ रहा है, यहाँ पर ऊतक का निर्माण नहीं होगा दूसरे वाले में, शरीर कोशिकीय स्तर में। समझ में आ गया। सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन समझा स्टूडेंट्स, समझा। इसका एग्जांपल आएगा स्टूडेंट साइकोन। क्या आएगा, साइकोन। स्पंज के जैसा रहते हैं, इसके अंदर एक ही छिद्र होता है। ठीक है ना, एक ही छिद्र से ये लोग भोजन भी करते हैं और एक ही छिद्र से क्या होता है, इनका पाचन भी होता है। मतलब उसी छिद्र के माध्यम से अन्य पदार्थ अंदर आएंगे, उसी छिद्र के माध्यम से जो अवशिष्ट पदार्थ रहेंगे वो शरीर से बाहर जाते हैं। समझ में आ गए स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स कोशिका उत्तर स्तर। इसके अंदर क्या होता है, कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बना देती हैं, ऊतक तैयार कर लेती हैं। समझ में आ रहा है, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या तैयार करेंगी, ऊतक तैयार कर लेंगी, बराबर। और ये जो ऊतक रहेंगे वो दो अलग अलग कोशिकाओं से भी तैयार हो सकते हैं। समझ में आ गए स्टूडेंट्स। और हर एक ऊतक समूह क्या करेगा, अलग अलग काम करेगा और बाद में आपको मालूम है यही ऊतक जाके आगे क्या बनाता है, अंग बनाता है। आप सबको मालूम होना चाहिए, यही ऊतक आगे जाके क्या बनाएगा, अंग बनाएगा। समझ में आ गया, समझे स्टूडेंट्स। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। अगला प्रकार है ऊतक अवयव स्तर। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे ऊतक, मतलब ऐसे प्राणी जिसके अंदर बहुत सारे ऊतक मिलकर क्या बनाएंगे, अंग बनाएंगे। क्या तैयार करेंगे, अंग तैयार करेंगे, या तो अवयव बोल सकते हैं आप लोग, तैयार करेंगे। ठीक है ना। और हर एक अंग का काम क्या रहेगा, एक फिक्स काम रहेगा। हर एक अंग का काम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, निश्चित काम रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ये जो अवयव रहेंगे, ये जो अंग रहेंगे, एक से अधिक प्रकार के ऊतक से बन सकते हैं। आप लोगों ने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा ऊतक के प्रकार, सरल ऊतक, संयोजी ऊतक, अभिस्तर ऊतक, अलग अलग प्रकार के ऊतक होते हैं। तो आपको मालूम होगा, कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा होगा। तो ये जो अंग रहेंगे वो अलग अलग प्रकार के ऊतकों से मिलकर बन सकते हैं। पांचवा है स्टूडेंट्स अवयव संस्थान स्तर। अवयव संस्थान स्तर में क्या होगा स्टूडेंट्स, बहुत सारे अवयव मिलकर क्या बना देंगे, अंग संस्थान बना देंगे और वे अंग संस्थान मिलकर क्या बन जाएगा, पूरा शरीर तैयार हो जाएगा, पूरा प्राणी तैयार हो जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया स्टूडेंट्स। और ये अंग मिलकर पूरा अंग संस्थान तैयार होने के बाद वो पूरा प्राणी क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बारी बारी से पांचों चीजों को क्या करते हैं देख लेते हैं। स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा रचनात्मक संगठन में प्राणियों शरीर कोशिकाओं से तैयार होता है। ये सबको मालूम, जितने प्राणी होते हैं सबका शरीर कोशिकाओं से तैयार होता है। फर्क है कि कोई सजीव का शरीर एक कोशिका से तैयार होता है, कोई सजीव का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से तैयार होता है। जिन सजीवों का शरीर एक ही कोशिका से तैयार होता है उसे एक कोशिका कहते हैं, और जिन सजीवों का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से तैयार होता है उसे बहुकोशिकीय सजीव कहते हैं। जैसे आपको मालूम जीवद्रव संगठन में क्या होता है, एक कोशिकीय शरीर केवल जीवद्रव से बना होता है। जितने भी एक कोशिकीय सजीव हैं वो केवल एक जीवद्रव से बने होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो पैरामीशियम और अमीबा का एग्जाम्पल, पैरामीशियम और अमीबा का एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो। इनका शरीर जीवद्रव से बना होता है, इनके एक ही कोशिका के अंदर जीवन की सभी प्रक्रियाएं हो जाती हैं। आगे दूसरा है शरीर कोशिका स्तर। यहाँ पर कोशिकाएं एक दूसरे जुड़ती नहीं है, जुड़ती तो हैं लेकिन ये बहुत कमजोर बंध के साथ जुड़ती है, इसलिए इनका ऊतक में निर्माण नहीं हो पाता है। बहुकोशिकीय प्राणी में अनेक कोशिकाएं होते हुए भी ऊतक तैयार नहीं होते। ऊतक न तैयार होने का उसका कारण स्टूडेंट्स लूज एग्रीगेट, उसका वर्ड याद रखेंगे, लूज
एग्रीगेट, क्या याद करेंगे, लूज एग्रीगेट। ये लूज एग्रीगेट होने की वजह से, दो कोशिकाओं के बीच में लूज एग्रीगेट होने की वजह से वे कोशिकाएं जुड़ नहीं पाती है, अर्थात वो ऊतक तैयार नहीं कर पाती है। समझ में आ गया? पक्का? और इसमें से कुछ कोशिकाएं अलग अलग कार्य करने के लिए मदद करती, कुछ कोशिकाएं प्रजनन करेंगी, कुछ कोशिकाएं उत्सर्जन करेंगी, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो साइकोन का एग्जाम्पल, एक ही मार्ग से खाद्य पदार्थ अंदर भी आएगा, एक ही मार्ग से खाद्य पदार्थ बाहर भी जाएगा। समझा? ठीक है। कॉलर पेशी, आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब आगे देख लेते हैं स्टूडेंट। अगला स्टूडेंट्स, कोशिकीय स्तर संगठन। इसके अंदर क्या होगा, कोशिका से स्तर तैयार हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर जेलीफिश दे सकते हो स्टूडेंट्स। ये क्या है, जेलीफिश है। इसके बारे में इंटरनेट पर आप लोग पढ़ सकते हो जेलीफिश के बारे में, ठीक है ना। कुछ प्राणियों शरीर में कोशिका एकत्रित होकर ऊतक का निर्माण करते, बहुत सारी कोशिकाएं एकत्र आएंगी और ऊतक का निर्माण कर देंगी, और इसकी सहायता से शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं, श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन, जितनी भी जीवन प्रक्रियाएं, टोटल 11 जीवन प्रक्रियाएं होती हैं, 11। तो ये सारी जीवन प्रक्रियाएं अलग अलग ऊतकों के माध्यम से पूरी होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके लिए एग्जाम्पल याद रखेंगे, आंतरगुहीन संघ। ये आंतरगुहीन संघ किसका है स्टूडेंट्स, असंपृष्ठरज्जु प्राणी का 10 संघ में से एक संघ आता है आंतरगुहीन। समझ में आ रहा है? इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। चपटे कृमि प्राणी, ऊतक अवयव संस्थान, मतलब यहाँ पर ऊतक से क्या बन जाता है, अवयव बन जाएगा, ठीक है। इनमें कुछ ऊतक एकत्रित होकर निश्चित अवयव तैयार करते हैं। इनमें कुछ एक ऊतक आएंगे और एक साथ जुड़ जाएंगे और क्या तैयार कर लेंगे, अवयव तैयार करेंगे। परंतु संपूर्ण अवयव संस्थान विकास नहीं होता है, लेकिन पूरे अवयव संस्थान का विकास यहाँ पर होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। याद रखेंगे इसका एग्जाम्पल, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़े, ये देखो प्लेन एरिया का एग्जांपल याद रखिए। प्लेन एरिया जो होते हैं ऊतक अवयव संस्थान होते हैं। इसके अवयव संस्थान तो होते हैं, लेकिन अवयव पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए स्टूडेंट, 5वां प्रकार है अवयव संस्थान स्तर संगठन, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि बहुत सारे अवयव मिलकर अवयव संस्थान की रचना करेंगे और पूरे शरीर का क्या हो जाएगा, निर्माण हो चुका होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। जिसमें विशिष्ट कार्य के लिए अनेक अंग एक दूसरे से जुड़कर अंग संस्थान का निर्माण करते हैं। यहाँ पर अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग अंग जुड़कर वह काम को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। जैसे मानव, मेंढक, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको एक आकृति मैंने दिया है, इस आकृति को हम लोग भरने का प्रयास करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स ये क्या है, मस्तिष्क है, ये क्या है, मस्तिष्क, यहाँ पर मस्तिष्क आएगा। फिर यहाँ पर ये क्या है, ये मुख है, तो यहाँ पर मुख लिखेंगे आप लोग। और यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, अगर आप लोग देखेंगे ये फेफड़ा है, ठीक है, ये फेफड़ा यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, यकृत, लीवर, इंग्लिश में लीवर कहते हैं। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये रक्त वाहिनियाँ दिख रही है, रेड कलर की क्या है, रक्त वाहिनियाँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, जांग है, या तो हम लोग त्वचा बोल सकते, जांग, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देखोगे चतुर्शिरस्क मांसपेशी, चतुर्शिरस्क, ठीक है ना। आगे यहाँ पर स्टूडेंट्स आएगा वृक्क। ये देखो आप लोग, ये किडनी दिख रही है, वृक्क है, किडनी को हिंदी में वृक्क कहते हैं। ये हृदय हो गया, समझ में आ रहा है? इस तरह से आकृति को आप लोग भर सकते हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रकार है स्टूडेंट्स शरीर समिति। ये क्या है, प्राणी जगत के वर्गीकरण की नई पद्धति का दूसरी कसौटी है। पहली कसौटी आपने देखा, पहली कसौटी में आपने क्या देखा, शरीर की संरचनात्मक संगठन, उसके अंदर 5 तरह से संरचनात्मक संगठन देखे थे आप लोग ने, ठीक है। अब हम लोग को देखना है शरीर की समिति। शरीर समिति में क्या होगा कि इसके अंदर जो भी सजीव रहेगा, यदि उस सजीव को रखा जाए और उसको एक अक्ष से काट दिया जाए, अगर उसके 2 समान भाग होते हैं कि नहीं होते, इस हिसाब से इसके 3 प्रकार बनाए गए हैं, असमिति और अरीय समिति। यहाँ पर अरीय लिखना भूल गए स्टूडेंट्स, अरीय समिति, यहाँ द्विपार्श्व समिति, ठीक है। असमिति में क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो भी सजीव रहेगा, उस सजीव के किसी भी अक्ष से काटो, उसके 2 समान भाग नहीं होंगे, ठीक है ना, 2 समान भाग यहाँ पर नहीं होंगे। जैसे आप लोग स्पंज दे सकते हो, स्पंज मतलब मैंने ऊपर एग्जांपल बताया साइकोन, उसको आप लोग देख लीजिए, किसी भी हिस्से से काटो उसके 2 समान भाग नहीं होंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, असमिति बोलेंगे, ठीक है। अरीय समिति में क्या हो जाए स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कोई सजीव है, उसको 2 समान भाग में लोग बांट सकते हैं, ठीक है। जैसे स्टारफिश है, तो स्टारफिश जो होती है इसके 5 अलग अलग हिस्से कर सकते हैं हम लोग, और 5 हिस्से क्या रहेंगे, एक दूसरे के समान रहने वाले हैं। द्विपार्श्व समिति में क्या हो जाएगा, द्विपार्श्व समिति में किसी एक ही अक्ष से अगर हम लोग काटेंगे, किसी सजीव को किसी एक ही अक्ष से अगर काटा जाए, तो उस सजीव के 2 समान हिस्से तैयार हो जाते हैं, ठीक है। अब चलिए तीनों को बारी बारी से हम लोग पढ़ लेते हैं। समिति का पहला प्रकार है असमिति शरीर। असमिति शरीर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्पंज रहेगा, ठीक है। स्पंज आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं, स्पंज मैंने किसको बोला है, किसको बोला बताओ, साइकोन को। किसको बोला है, साइकोन को। साइकोन को स्पंज भी कहते हैं। इस शरीर के संबंध ऐसा कोई भी अक्ष नहीं होता, इसमें ऐसा कोई भी अक्ष नहीं जहां से आप काटोगे तो इसके 2 समान भाग मिल जाएंगे, ऐसा, ठीक है। कुछ स्पंज या तो आप लोग बोलते साइकोन, ठीक है ना। आगे अरीय समिति के बारे में देख लेते हैं अब। अरीय समिति रेडिकल सिमेट्री, इस प्रकार के शरीर के बीचों बीच मध्य अक्ष में से
जाने वाले किसी एक रेखा को खींचने में दो समान भाग हो जाएगा। इसमें मध्य में से, जैसे यहाँ पर आप लोग को हाइड्रा दिख रहा है, ये हाइड्रा है, हाइड्रा में क्या करेंगे, अगर ये हाइड्रा है तो इसके बीचों बीच अगर हम लोग काटेंगे तो हाइड्रा दो समान भाग में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रा, हाइड्रा सितारा मछली, यहाँ पर सितारा मछली देख लो, सितारा मछली यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, फिर कहीं से भी काट लो आप लोग, ये 5 तरह से बढ़ जाएंगे लोग, और हर भाग क्या होगा, समान होगा। इन प्राणियों शरीर के संबंध में मध्य अक्ष से जाने वाली 5 भिन्न भिन्न प्रतल होते हैं, जिसके कारण 5 भिन्न भिन्न पद्धति से रेखा खींचने पर 2 समान भाग प्राप्त होते हैं। स्टारफिश याद रखिएगा, ठीक है, सितारा मछली। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला देख लेते हैं, द्विपार्श्व समिति। द्विपार्श्व समिति और अरीय समिति में फर्क क्या है कि अरीय समिति में आप किसी भी हिस्से से काटो, वहां पर कोई अक्ष निर्धारित है क्या, नहीं, वहां कोई भी अक्ष निर्धारित नहीं, आप किसी भी अक्ष से काट लो आपको 2 समान भाग मिलेगा। लेकिन द्विपार्श्व समिति में क्या होता है, यहां पर अक्ष जो होता है वो फिक्स होता है, किसी भी केवल एक ही अक्ष से आप काटोगे तो ही उसका 2 समान भाग मिलेगा। जैसे यहाँ पर बकरी का एग्जाम्पल है, अगर बकरी को आप इस तरह से काटोगे, ठीक है ना, तो ही उसका 2 समान भाग मिलेगा, अगर ऐसा काटोगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। इस प्रकार शरीर में एक ही अक्ष, यहाँ पर लिखा एक ही अक्ष से ऐसा होता है कि केवल उसी अक्ष से काल्पनिक रेखा खींचने में 2 समान भाग हो सकते हैं, इनमें केवल एक ही अक्ष रहेगा। लेकिन अरीय समिति में आप किसी भी अक्ष से काटो 2 समान भाग आपको मिलते ही मिलते हैं। कीटक हो गए, मत्स्य हो गए, मेंढक हो गए, पक्षी, मानव, इस सब में क्या होता है, द्विपार्श्व समिति होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझाए क्या। चलिए अब तीसरी कसौटी देखते हैं हम लोग। इसमें तीसरी कसौटी हमारी है जनन स्तर, बॉडी जर्मिनल लेयर। इसमें आपको मालूम है शिशु का जब फलन हो जाता है तो तीसरे चौथे दिन के बाद इसका जर्मिनल लेयर बनना शुरू हो जाता है, जनन स्तर बनना शुरू हो जाता है। और यही जनन स्तर क्या करते हैं, अलग अलग शरीर के हिस्सों को तैयार करने में मदद करते हैं, शरीर के जो अलग अलग अंग हैं उनको तैयार करने में मदद करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और जनन स्तर की वृद्धि जो होती है वह चौथे दिन से बनना शुरू होती है, लेकिन 7वें दिन से एकदम पूरी तरह से शुरू हो चुका होता है। तो इतना याद रखिए, जनन स्तर की जो वृद्धि है वो 7वें दिन से होना शुरू हो जाती है। समझ में आ रहा है। और 7वें दिन को क्या कहा जाएगा, ग्लेस्टुरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्लेस्टुरा। ठीक है, इसमें 3 परत तैयार हो जाती है। पहली परत को नाम दिया जाता है बहिर्जनन स्तर। क्या कहते हैं, बहिर्जनन स्तर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्टोडर्म, बहिर्जनन स्तर। दूसरी जो लेयर रहेगी उसको मध्य स्तर बोलेंगे, जिसको मेसोडर्म कहा जाता है। और जो सबसे अंदर रहेगा, रेड वाला आपको जो दिख रहा है, 1 मिनट, 3 स्तर दिख रहे होंगे। बहिर्जनन स्तर सबसे बाहरी वाला, मध्य जनन स्तर ये हरा हरा जो दिख रहा है मध्य जनन स्तर, और अंत जनन स्तर ये जो रेड कलर का दिख रहा है, ये आप बोल सकते हैं पिंक कलर का, वो अंतर जनन स्तर है। तो 3 स्तरों से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर दो प्रकार हो सकते हैं। किसके 2 प्रकार हो सकते हैं स्टूडेंट्स, जनन स्तर के, त्रिजनन स्तर और द्विजनन स्तर। ठीक है ना, द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय। जिन सजीवों का शरीर द्विजनन स्तर मतलब अंतर्जनन और बाहिर जनन से मिलकर बना होता है, मतलब जिनके अंदर मध्य स्तर नहीं होता है। देखो यहाँ पर हरा वाला है, क्या नहीं है ना, तो जिनके अंदर मध्य जनन स्तर नहीं रहेगा उन सजीवों को क्या कहा जाएगा, द्विस्तरीय कहा जाएगा। ठीक है, ये साधारण जो कम विकसित प्राणी होते हैं, जो कम विकसित प्राणी हैं उनके अंदर पाया जाता है। और मध्य जनन स्तर इसके अंदर ये जो बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएंगे, जैसे प्राणी लोग हैं, मानव है, तो उनके अंदर 3 मध्य जनन स्तर भी आ जाते हैं। ठीक है ना, अंतर जनन स्तर भी हो जाएगा, मध्य जनन स्तर भी हो जाएगा और बहिर्जनन स्तर, तो त्रिस्तरीय तैयार हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको जनन स्तर के बारे में समझ में आया होगा। ठीक है, अब पढ़ के समझ लेते हैं। कोशिकीय सजीवों के प्राणियों के संदर्भ में भ्रूण अवस्था की वृद्धि के शुरुआत के समय मतलब 7वें दिन पर कोशिका का अद्य स्तर तैयार होता है। कौन से दिन पर, 7वें दिन पर अद्य स्तर तैयार होना शुरू हो जाता है स्टूडेंट्स। और अद्य स्तरों से प्राणियों के शरीर के विविध ऊतकों का निर्माण होता है। और यही अद्य स्तर है जो अलग अलग ऊतक का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। मैंने बताया था ना, बहुत सारी कोशिका मिलते हैं और किसका निर्माण करते हैं, ऊतक का। तो ये ऊतक का निर्माण करने के लिए बीच में कौन आता है, अद्य जनन स्तर आते हैं। ठीक है ना, 7वें दिन के बाद जब फलन प्रक्रिया होती है, 7वें दिन के बाद। कुछ प्राणियों में केवल 2 अद्य जनन स्तर होते हैं, जैसे बहिर्जनन और अंतर्जनन होंगे। ठीक है, सभी आंतरगुहीन और सिलेंड्रेटा, जितने भी आंतरगुहीन हैं, ये आंतरगुहीन क्या है, असंपृष्ठ रज्जु प्राणी के प्रकार में से 10 प्रकार, उनमें से एक आता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो अधिकतर प्राणी में 3 आद्य स्तर उपयुक्त 2 के अतिरिक्त मध्य स्तर भी होता है। मतलब अंत जनन स्तर तो होता है, ये बहिर्जनन स्तर भी होता है, उनके बीच में मध्य जनन स्तर भी आ जाता है। ठीक है ना, अधिकतर प्राणियों में जो विकसित हो चुके हैं प्राणियां, उनके अंदर ये मध्य जनन स्तर भी पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया। द्विस्तर मतलब जिनका शरीर 2 स्तर से बना रहेगा, बहिर्जनन और अंतर्जनन से,
उनको द्विजनन स्तर सजीव कहा जाएगा, और जिनका शरीर त्रिजनन स्तर से बनाएगा उनको त्रिजनन प्राणी कहा जाएगा। यहाँ सजीव मतलब प्राणी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे स्टूडेंट्स अगली कसौटी है देह गुहा। देह गुहा क्या होता है स्टूडेंट? बॉडी कैविटी। इसके अंदर क्या होता है कि जब शिशु का फलन हो जाता है, मतलब फलन प्रक्रिया होती है प्रजनन में, तो फलन प्रक्रिया में चौथे और पांचवें दिन में जो कोशिका होती है जिनका विभाजन हुआ है वो सारी कोशिका ऊपर की तरफ चली जाती है और यहाँ पर एक कैविटी का निर्माण हो जाता है, और इसी कैविटी में अलग अलग अंगों का वृद्धि होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, मतलब शरीर के दो अंगों के बीच में क्या होती है? खाली जगह होती है, उनको क्या कहा जाता है? बॉडी कैविटी कहते हैं। और ये चौथे पांचवें दिन के बाद शुरू होता है फलन प्रक्रिया के बाद। ठीक है ना, आपको मालूम है जब डिंब में शुक्राणु मिलेंगे तो जायगोट बनता है, जायगोट से 4 कोशिका, फिर 8 कोशिका, फिर 4 बार कोशिका विभाजन होगा तो 16 कोशिका, फिर 5 बार विभाजन होगा तो 32 कोशिका, ऐसे डबल डबल होती जाती है। फिर चौथे पांचवें दिन के बाद वहां पर कैविटी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो देह गुहा 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, देखो यहाँ पर बोला मैंने शरीर भित्तिका और आंतरिक अवयव। शरीर की भित्तिका मतलब कोशिका की भित्तिका, ठीक है ना, शरीर भित्तिका बाहरी आवरण, और उनके बीच में जो खाली जगह है, आंतरिक अवयव के बीच में जो खाली जगह है उसको क्या कहा जाता है? देह गुहा कहा जाता है। देह गुहा 3 प्रकार के होते हैं। सत्य देह गुहा, सत्य देह गुहा मतलब जिसके अंदर पूरी तरह से देह गुहा होती है। देह गुहाहीन जिसके अंदर देह गुहा होती नहीं है, मतलब उनके भित्तिका और आंतरिक अवयव के बीच में कोई खाली जगह नहीं रहेगा। नकली देह गुहा मतलब कभी कभी इसके अंदर देह गुहा रहेगा और कभी कभी नहीं रहेगा। ठीक है, सिलोमेट, असिलोमेट और सीडोसिलोमेट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब तीनों को एक एक करके पढ़ लेते हैं। सत्य देह गुहा वाले प्राणी यूसिलोमेट भी बोलते हैं और सिलोमेट भी बोलते थे। बहुकोशिकीय प्राणियों भ्रूण अवस्था की वृद्धि के दरमियान, जब भ्रूण अवस्था, भ्रूण मतलब शिशु जब तैयार होता है, चौथे और पांचवें दिन की बात करो, तीसरे चौथे और पांचवें दिन की बात कर रहा हूं मैं। मीजोडर्म ये आंत से देह गुहा बनाती है। किससे बनाती है? आंतों से। किससे बनाती है स्टूडेंट्स? याद रखिएगा, जो सत्य देह गुहा होती है वो आंत से तैयार होती है। किससे तैयार होती है? आंत से। पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, जो सत्य देह गुहा है वो आंत से तैयार होती है। इस प्रकार देह गुहा सखंड कृमि, सखंड कृमि जैसे कॉकरोच आ गया वो सखंड कृमि में आ जाता है। प्राणी उनके बाद सभी संघों के प्राणियों में पाई जाती है। इस प्रकार प्राणी में सत्य देह गुहा वाले प्राणी होते हैं। जो जिनके अंदर जो देह गुहा है वह किससे तैयार हुई स्टूडेंट्स? आंतों से तैयार हुई है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सत्य देह गुहा कहा जाएगा। ठीक है, भ्रूण विकास के दरमियान अगर उसका देह गुहा आंतों से तैयार हुआ है तो हम लोग बोलेंगे वो सत्य देह गुहा है। ठीक है, अब आगे स्टूडेंट देह गुहाहीन मतलब ऐसे प्राणी जिनके अंदर देह गुहा होती ही नहीं है। ठीक है ना, देह गुहा उनके पास नहीं रहेगा, मतलब उनका जो कोशिका भित्ति और अंगक है उनके बीच में कोई खाली जगह होती ही नहीं है। ठीक है, उसको देह गुहाहीन प्राणी कहते हैं। जैसे छिद्रधारी प्राणी, आंतरगुहीन प्राणी, निडारिया, सिलेंट्रेटा, एक ही नाम है तीनों का। चपटे कृमि, संघ प्राणी, शरीर की देह गुहा नहीं होती। ये जो प्राणियों के नाम बताए हैं मैंने, ये क्या है? असंपृष्ट जो प्राणी के 10 संघ है, उन 10 संघ में से ये कुछ प्राणियों के प्रकार हैं। इनके अंदर जो सजीव होते हैं उनके अंदर देह गुहा नहीं पाई जाती है। इस प्राणी को देह गुहाहीन प्राणी कहा जाता है, असिलोमेट कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अंदर कोशिका भित्ति और अंगों के बीच में कोई खाली जगह नहीं पाई जाएगी। ठीक है, यहां तक समझाए। अब आगे देखिए नकली देह गुहा वाले प्राणी। नकली देह गुहा वाले प्राणी में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये कुछ में रहते हैं और कुछ में नहीं रहेंगे। जैसे गोल कृमि प्राणियों के शरीर में देह गुहा होती है, परंतु ऊपर बताए गए पद्धति से तैयार नहीं होती है। ऊपर बताए गए पद्धति मतलब छोटी आंत, क्योंकि जो देह गुहा होती है, ठीक है ना, ओरिजिनल सत्य देह गुहा, वह किससे तैयार होती है? आंत से तैयार होती है। ठीक है, लेकिन यहां पर गोल कृमि प्राणी में देह गुहा होता है, लेकिन वह देह गुहा आंत से तैयार नहीं होता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? नकली देह गुहा कहती है। तो असली देह गुहा किसे कहेंगे? सत्य देह गुहा, जो आंत से तैयार होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है स्टूडेंट्स, 5वीं कसौटी हमारी है प्राणी जगत के वर्गीकरण पद्धति की खंडीभवन। एक खंडीभवन में क्या होगा? जो प्राणी का शरीर है वो छोटे छोटे समान भाग में क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। इसके पहले वाले पार्ट में भी आपने देखा हो, पहले वीडियोस देखी है। यदि नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके देख ली, साइंस एंड टेक्नोलॉजी नाम की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर साइंस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज हैं, आप लोग वहां पर देख सकते हो। तो यदि प्राणी का शरीर छोटे छोटे खंडों में समान भाग में विभाजित होता है तो इस प्रकार शरीर की रचना खंडीभवन से होती है। छोटे छोटे भाग क्या होते हैं? खंड कहते हैं। जैसे सखंड कृमि, केचुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखना इसको। ठीक है, यहां तक समझा? चलिए आगे देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो भी समझा यहाँ पर सब प्रवाह तालिका के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। जगत जगत में प्राणी जगत, कोशिका भित्ति, कोशिका प्राणी। ठीक है, यहाँ पर प्राणी को 2 प्रकार से कोशिका स्तर
शरीर संगठन और अंग संस्थान उतर संगठन। अब देखिए शरीर समिति देह हुआ और प्राणी संघ। तो असमिति शरीर छिद्रधारी प्राणी, मतलब छिद्रधारी प्राणी में असमिति होती है, ठीक है ना, उसके अंदर दो समान भाग नहीं हो पाएंगे। और ये समिति में आंतरगुहीन आ जाएंगे। और द्विपाद समिति में देह गुहा, हीन शरीर, नकली देह गुहा और सत्य देह गुहा, इनके बारे में आपको मालूम, द्विपाद समिति में आ जाते हैं लोग, ठीक है ना, जिसके अंदर आपने देखा था कि उसको किसी एक अक्ष से, एक फिक्स अक्ष रहेगा, बकरी वाला एग्जांपल देखा था, उसके अंदर अक्ष क्या रहेगा, निश्चित अक्ष से अगर उसको काटोगे तो दो समान भाग में बढ़ जाएगा। उसमें देह गुहाहीन और नकली देह गुहा और सत्य देह गुहा हो सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग वो 10 जो फाइलम है किसके, असंपृष्ठ रज्जु प्राणी के, वो 10 के 10 यहाँ पर लिखे, वो 10 के 10 यहाँ पर क्या हुए, लिखे हुए एक के बाद एक, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हो, देह गुहाहीन चपटे कृमि, नकली देह गुहा वाले शरीर गोल कृमि, और सत्य देह गुहा वाले जिसके अंदर देह गुहा जो होती है वो छोटी आंत से तैयार होती है, वो कौन से प्राणी, सकंड कृमि, संधिपाद, मृदुकाय, कांटेदार त्वचा वाले, समीर रज्जु और संपृष्ठ रज्जु प्राणी। ये जो सजीव रहेंगे इनका शरीर सत्य देह गुहा से तैयार होता है। अब आगे तो इसमें इस तरह से आपको पूरा पार्ट समझ में आएगा, पूरा वीडियो समझ में आया होगा। आज मैंने प्राणी जगत के वर्गीकरण की नई पद्धति के बारे में बताया है, न्यू सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। आपको यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और नॉलेजेबल वीडियोस, अच्छी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपने सब्सक्राइब तो किया है लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर दी, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।